ये रेजोनेंस का कौन सा लेक्चर रहेगा? 7 रहेगा। ओके हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, डायरेक्ट बोलिए। हाँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? फ्रीज हो गया है क्या? वीडियो क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? हेलो, ये बाकी आप ही को प्रॉब्लम है या सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? क्या बोले? प्लीज रिप्लाई कीजिए। हेलो एवरीवन, बाकी लोग का वीडियो क्लियर है? क्या बोले? क्लियर है, ओके। तो जब कोई पूछेंगे इस तरीके से तो आप लोग आपस में ही थोड़ा सा बोल दीजिएगा, दैट्स व्हाई कि उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा प्रॉब्लम है या उनका है। ओके यहाँ देखिए प्रॉब्लम स्टूडेंट, एक कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। इसका फेसिंग एटम कौन है? फेसिंग एलिमेंट कौन सा है? फेसिंग एटम का मतलब होता है कि जिससे कोई भी ग्रुप अगर आकर बॉन्ड बनाएगा तो उसको किसको फेस करना पड़ेगा? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ। यहाँ पे सामने रिप्रेजेंटेटिव मेन गेट पे कौन है? कार्बन है। दैट्स वाई अगर कोई पूछेगा कि फिनाइल का फेसिंग एलिमेंट है, क्योंकि ऐसा मैं टर्म यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या मीन कर रहा हूं। फेसिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन, करेक्ट। और फेसिंग एटम के पास, इसका मतलब मेन गेट जहां से रेजोनेंस कर सकता है, वहां पे कौन सा बॉन्ड है? होमोटोमिक है या हेट्रोटोमिक? होमोटोमिक है ना। कौन सा बॉन्ड है? होमोटोमिक। तो आज के बाद एक ट्रिक दे रहा हूं कि किसी भी ग्रुप का अगर आपको प्लस एम बताना है माइनस एम, क्या आपने देख लिया कि कोई ग्रुप प्लस एम है, कोई माइनस एम है और कोई दोनों है, राइट? देखिए अब आपको डेली मैसेज नहीं करेंगे कि हाँ आज ऑफलाइन ऑनलाइन, मोटा मोटी मान के चलिएगा। अगर ऑनलाइन करना होगा तब मैं मैसेज करूंगा, और जिस दिन बहुत हेक्टिक है जैसे फ्राइडे एंड सैटरडे तो उस दिन तो डिफ़ॉल्ट में रहेगा, लेकिन वो मैसेज करेंगे, ठीक है? बट आई विल ट्राई। लेकिन उसमें एक दिन प्रॉब्लम रहेगा, शायद आरके सर का जिस दिन क्लास रहेगा तो उस दिन आप लोग कैसे मैनेज कीजिएगा? अच्छा, शाम को आरके सर का क्लास दे दें। शाम को थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। अभी 1-2 दिन का ऐसा बात है, क्योंकि वो तो अभी कहीं अपने गांव में गए हुए हैं। अदरवाइज जब सिलीगुड़ी आ जाएंगे तो नेटवर्क इशू रहेगा ही नहीं, क्योंकि शाम में ही तो क्लास लेते हैं 11th का, इसलिए कोई इशू नहीं रहता है। एनीवे वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। शाम में नेटवर्क इशू रहेगा तो 3 बजे से दे देंगे, लेकिन जैसा भी होगा मिलाएंगे। तो देखिए आज के बाद अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का या किसी भी ग्रुप का प्लस एम चेक करना हो या माइनस एम चेक करना हो, तो अगर आप उसे अटैच करते हैं और फेसिंग एलिमेंट, अगर वो फेसिंग एलिमेंट या मेन गेट पे अगर होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा? तो होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड अगर रहेगा तो दोनों इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम भी और एक आने की। तो इफ एनी ग्रुप having homoatomic pi bond at facing element, if any group having
homoatomic pi bond at facing element, then that group will be plus m as well as minus m both. Then that group will be plus m as well as minus m both. अब बताइए एक ऐसा ग्रुप, यहाँ देखिएगा, इसका फेसिंग एलिमेंट कार्बन है, एक कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है, होमोएटॉमिक। ये तो कल पिछले क्लास में भी देखे थे, रेजोनेंस ऐसे भी होता है और रेजोनेंस ऐसे भी होता है। इसका मतलब एक ग्रुप क्या है, प्लस एम एज वेल एज माइनस एम है। ठीक है, NO2 कैसा ग्रुप, कैसे काम चलेगा। NO2 के पास जो पाई बॉन्ड है वो होमोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक। तो हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसके तरफ ओपन होगा, ऑक्सीजन के तरफ। तो इसका तो सिर्फ ओनली वन रहेगा, ये तो सिर्फ ओनली वन वे है, राइट। दैट्स वाई ये क्या है, ओनली माइनस एम है। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है। चलिए आप लोग इन दोनों का बताइए।
हेलो स्टूडेंट, अभी देखिए तो अभी ठीक है। सब ठीक होगा तो बोलिएगा, पढ़ाना शुरू करूँगा। ये अभी फिर से वहाँ से स्पॉटलाइट हो रहा। चल ही रहा था। ओके, ये क्या है, प्लस एम है या माइनस एम है? तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता, मैं बता रहा हूँ। जो जनरल जो मैं बैच में प्रॉब्लम फेस करता हूँ, वो प्रॉब्लम ये रहता है कि स्टूडेंट को जैसे ही इस ग्रुप के बारे में बोलते हैं तो वो अल्डिहाइडी ग्रुप को देखना शुरू करते हैं। किसको देखते हैं? इसको। अरे तो माइनस एम है, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट का माइंड में डैम से आया होगा कि माइनस एम बोलते हैं, राइट? अगर आज ये बात अगर नहीं बताते तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आपके माइंड में क्या था? माइनस एम, क्योंकि आप तो इसको देखना शुरू करते हैं। बट एक्चुअल में इसके अंदर ये है, तो आपको इस मौलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखना है या फेसिंग एलिमेंट पे देखना है? फेसिंग एलिमेंट। तो फेसिंग एलिमेंट पे कौन सा बॉन्ड है, होमोएटॉमिक या हेटेरोटॉमिक? होमोएटॉमिक। दैट्स वाई इसके अंदर कोई भी ग्रुप रहेगा उसका मतलब आपको नो डाउट सिर्फ ऐसे पूछेंगे कि ये क्या है, माइनस एम, बट ये पूरा ग्रुप क्या है, प्लस एम भी है और माइनस। इसलिए मैंने पहले वो पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है? मतलब मैं कंक्लूजन ही आपको बता दिया कि अगर फेसिंग, ये मुझे कोई स्टूडेंट मुझे एक प्रूफ भेजे हैं, आप ही भेजे थे क्या व्हाट्सएप पे, साइक्लोहेक्साइन का? तब क्या कर सकते हैं बताइए? और सर एग्जाम में ही आया हुआ है नहीं? ओके, बट फिर भी हम लोग नहीं बनाएंगे। आएगा तो नाम लिख देंगे क्योंकि उपाय नहीं है। मतलब ऐसा होता तो नाम क्या होता, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बट एक्चुअली होगा नहीं। बोलिए, ये पूरा ग्रुप क्या है? वेरी गुड। ये क्या है इसके अंदर का ग्रुप? ये प्लस एम, जिसके पास भी लोन पे रहता है और अगर वो अपना बैलेंसी को वायलेट नहीं कर रहा है तो प्लस एम रहेगा। बट ये पूरा ग्रुप क्या रहेगा? प्लस एम भी रहेगा। और तो मान लेते हैं कि आपसे तो ऐसे नहीं ना पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ए ग्रुप क्या है। आपको नहीं पूछा जाएगा इसमें ए क्या है, ये तो मैं सिखा रहा हूं। आपको पूछा जाएगा ए ग्रुप प्लस एम या माइनस एम, ए ग्रुप। इसका मतलब है कि आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है या पूरे ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है? तो पूरे ग्रुप के लिए आपको कहाँ देखना है? फेसिंग एलिमेंट पे देखना है। और फेसिंग एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाया है? होमोएटॉमिक। अगर होमोएटॉमिक बनाया है तो डैम श्योर क्या रहेगा? प्लस एम भी रहेगा और माइनस एम भी रहेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर फिर इसका रोल क्या रहेगा? प्लस एम है और माइनस एम है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्लस एम भी है और आपको दोनों नेचर है, आप किसी को दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, बट लेने का टेंडेंसी ज़्यादा है, राइट? देने का टेंडेंसी 50 और लेने का 500, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्लस एम और माइनस एम। तो क्या यहाँ के बाद आप लोग पे छोड़ दिया जाए कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है? हो जाएगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा असाइनमेंट में, और उसमें क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। देख, वो प्लस एम माइनस कम करके नहीं मिलेगा। अभी रिजोनेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टर, डोनर या बोथ। तो एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या?
-m और डोनर का +m, और दोनों रहेगा तो एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर बोथ। चलिए अब लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। पहला कंडीशन, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, all atoms participate in resonance must have at least one same type of pure vital, must have at least one same type of pure vital। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल शुड बी कोप्लेनार, should be coplanar। थर्ड, all resonating structure must have same number of paired as well as unpaired electron। all resonating structure must have same number of paired as well as unpaired electron। तो देखिए 3 पॉइंट लिए हैं और तीनों को अब यहां पे मैं समझा रहा हूं एक, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले सीख लिए, कंडीशन बाद में पढ़ रहे हैं। होना चाहिए था कंडीशन पहले पढ़ेंगे आप बाद में लिखे ड्रॉ करेंगे, बट मैं जानबूझ के पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाया, जैसा कि यहाँ पे चीज़ों को आप समझ पाए, राइट। तो पहला तो है कि यहाँ पे सर रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों होगा? सर कंजुगेशन में है, राइट। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2 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 एंड sp2, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 है तो हर कार्बन के पास एक प्योर p है, हर कार्बन के पास क्या है? प्योर p है। और सर ये तो रेजोनेंस भी तो करेगा, राइट। तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, यहां तक आ गए, लिखिए। देखिए आपके क्लास में बहुत मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 10 लाइन लिखवा दिए, उसका मतलब 1 लाइन ही था, तो वो ऐसे करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, बट टू द पॉइंट बात कर लेंगे। हो गया? बताइए स्टूडेंट, पाई बॉन्ड किससे बनता है? हाइब्रिड से या प्योर पी से? प्योर पी से, एग्री ना? ये तो पहले ही VBT में पढ़ा चुके हैं। अब यहां पे लेट, मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज इसके पास प्योर पी है PZ, लेट दिस कार्बन हैविंग वन प्योर पी, क्योंकि प्योर पी से ही बनेगा पाई बॉन्ड। कार्बन के पास D तो होता नहीं है, तो और S तो पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो प्योर पी, तो लेट इट दिस कार्बन हैविंग वन ऑफ द प्योर पी इज PZ। तो इफ दिस कार्बन हैविंग PZ, देन दिस कार्बन मस्ट हैव PZ,
अगर इसके लिए इफ तो इसके लिए मस्ट। बोले क्यों सर? पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही सिखाए हैं। पीजेड का ओवरलैपिंग क्या पीएक्स और पीवाई के साथ होगा? पी कहाँ का बात कहाँ पे यूज होगा? वीबीटी का बात यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट? तो वीबीटी में क्या था? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस में ओवरलैपिंग ही तो होता है। रेजोनेंस में होता क्या है? ओवरलैपिंग होता है, करेक्ट। दैट्स व्हाई इफ दिस कार्बन हैविंग पीजेड देन दिस कार्बन मस्ट हैव पीजेड, करेक्ट। तो इसके लिए इफ, तो इसके लिए इसका दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पीजेड एंड पीजेड। यहां तक आ गए। और ये है मेरा आर एस फर्स्ट। ये कार्बन कौन सा कार्बन था? ये है 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 था क्या? sp2। इसके पास प्योर क्या था? पीजेड। अब ये पाई बॉन्ड कहां बना है? कार्बन नंबर 2 और 3। और अगर ये पीजेड है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? वेरी गुड, पीजेड ही होना पड़ेगा, राइट? लॉजिक हो गया ना? ये पीजेड और पाई बॉन्ड बनाए इसके साथ आकर, तो इसको भी पीजेड होना पड़ेगा। अब फिर से अगर इसके बारे में डिसाइड कर ले कि पीजेड है तो वापस यहां आ जाएंगे, इसके हेल्प से इसका निकाले, और फिर यहां आकर इसके हेल्प से इसका निकाल लेगा, और फिर वापस यहां आकर इसके हेल्प से इसका निकाल लिए। तो अगर ए पीजेड है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? पीजेड। यहां तक आइए फर्स्ट। और कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा था? तो सर ऑल कार्बन एटम। अब देखें तो सारे कार्बन एटम के पास एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी है। सेम टाइप, प्योर पी नहीं, सेम टाइप ऑफ प्योर पी। पीजेड 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 एंड पीजेड। अब देखिए स्टूडेंट, यहां देखिएगा रियल फैक्ट इज दिस वन। ये दो मार्कर को पीजेड पीजेड मान लीजिए, और भी दो मार्कर को क्या मान लीजिए? पीजेड पीजेड। और पाई बॉन्ड तो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि पहले ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाए हुए था और ये दोनों पाई बॉन्ड, बट चारों मार्कर डिफरेंट प्लेन में था या सेम प्लेन में पैरेलल था? ऑल आर अलोंग जेड एक्सिस। तो अभी क्या कर रहा था कि ये दोनों मार्कर आपस में ओवरलैपिंग कर रहा था और ये पाई बॉन्ड बनाए हुए था, और ये दोनों मार्कर ओवरलैपिंग कर रहा था पीजेड पीजेड। अब क्या कर गया? दोनों ये साइड वाला दोनों के साथ बॉन्ड ब्रेक करके बीच वाला दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। इसका मतलब है कि सर जितना भी प्योर पी रहेगा, पहला कंडीशन तो था कि ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रिजन मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी, और उसको क्या होना पड़ेगा? सेम प्लेन में। आप इसको ऐसे कुछ सोचिए कि बहुत सारा बैम्बू ट्री समझते हैं ना? बहुत सारा बैम्बू ट्री एक लाइन में लगाया हुआ है। अगर एयर का फ्लो रहा तो कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा। इमेजिन कीजिए। तो वही है रेजोनेंस। ये पीजेड 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 पीजेड, तो ये बीच वाला पीजेड, अब सर ये किससे टकराएगा? नहीं टकराएगा, ये सिर्फ इससे टकराएगा, राइट? तो ये क्या करेगा? बीच वाला कभी इसके साथ कभी इसके साथ। तो जो ऐसे दिखाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली वो रियल फिनोमेना नहीं है, वो दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। रियल हो रहा है कुछ और तरीके से, रियल हो रहा है ऐसे। रियल सिचुएशन इज रियल सिचुएशन इज दिस वन। रियल में ऐसे हो रहा है, ठीक है? अभी किसके साथ बना हुआ है? इसके साथ। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और ये दोनों, ये ऑर्बिटल क्या करेगा? यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ, तो ये अगर दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लिया तो इसको एक वैकेंट हो गया, और ये दोनों लेकर इसके साथ आकर ओवरलैपिंग करना शुरू कर दिया। तो बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल अगर डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं
तो सिचुएशन ऐसा बन जाएगा, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे खाली घर, राइट, और यहाँ पे बिल्कुल भरा हुआ घर, राइट। देखो सही किए हैं सर। थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको हम लोग सिंपली इग्नोर कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। इसका जैसे ही इस पर निगेटिव आएगा तो इसका शेप ऐसा नहीं रहेगा, sp3 हो जाएगा। हाइड्रोजन sp3 हो गया ना, हाइड्रोजन कैसा हो गया, sp3। तो देखिए sp3 ऑर्बिटल sp2 में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। sp3 ऑर्बिटल अपने आप को कैसे कर सकता है, ये सोचिए कि एक ऐसा गुब्बारा है जो इस तरीके से अपने आप को कर सकता है, ऐसे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, क्योंकि रेजोनेंस में ऐसा होता है। तो पहला क्लास में बताए थे कि लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम sp3 से प्योर p। तो sp3 से प्योर p क्या दूसरा घर चेंज कर लिया या अपने घर को मॉडिफाई कर लिया, अपने घर को मॉडिफाई कर लिया। अब इतना डेप्थ में कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट 2 लाइन अगर एक्स्ट्रा जान जाएगी तो कोई हर्ज भी नहीं है, राइट। ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए हो ये रहा है कि ए ऑर्बिटल कभी इसके साथ ओवरलैप करेगा, कभी इसके साथ करेगा, करेक्ट। लेकिन उसी को दिखाने का तरीका है ऐसे। तो सर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बार बार हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जस्ट मैंने पहला कंडीशन समझाने के लिए आपको ऐसे दिखाया, बट आपको ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, करेक्ट। अब समझ में आ गया कि पहला कंडीशन मैंने क्यों ऐसा बोला। इसका मतलब ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, जिसका सिस्टम रेजोनेंस में जा रहा है उसके पास जितना भी प्योर पी है वो क्या रहना चाहिए, सेम टाइप का रहना चाहिए। पीजेड 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 एन, अगर सेम टाइप का नहीं रहेगा, अगर ये पीजेड पीजेड रहता और ये पी बाई रहता तो क्या पीजेड और पी वाई का ओवरलैपिंग होगा। तो सर मैं कर दूंगा इसको पीजेड पीजेड, मैं सोच लूंगा ऐसा, ये पीजेड पीजेड और ये पी वाई। तो आपके सोचने से आपके हाथ में थोड़े है, ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसलिए निकाला गया है वैल्यू एनर्जी का, हीट ऑफ हाइड्रोजन का, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था, पहला एग्जांपल लिया था मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए, करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल क्या था, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव कोप्लेनार। अब यहां देखिए, ये देख रहे हैं सारा एक लाइन एक प्लेन में है। कौन सारा एक प्लेन में है, प्योर पी ऑर्बिटल, जेड प्लेन कोप्लेनार में है, प्योर पी ऑर्बिटल। अब किसी कारण से ऐसा हो गया कि ये ऐसे रहा, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, कैसे हो गया, हाँ क्या सच में सबको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी यहां, अच्छा ओके ओके, अभी दिखाई दे रहा है यहां तक, ओके। चलिए स्टूडेंट यहां देखिए, यहां देखिए, अभी देखिए तो ये 4 मार्कर एक प्लेन में है। अब देखिए सपोज कीजिए कि 2 मार्कर पैरेलल है और 2 मार्कर ए ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो गया, तो क्या आप 4 ए दोनों ए और ए सेम प्लेन में रहा या डिफरेंट प्लेन में हो गया, डिफरेंट प्लेन में हो गया, ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट प्लेन में रहेगा तो क्या ए आपस में बॉन्ड बना पाएगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगा, या होगा भी तो थोड़ा होगा, होगा भी थोड़ा होगा। 100% लैटरल ओवरलैपिंग होने के लिए दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, राइट। अगर आप टेकर से या देखिए तो अभी मैं दिखाई पड़ रहा हूं,
बहुत बड़ा समस्या हो गया है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। सपोज कीजिए कि सिटी बस या टेकर में अगर आप आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि जिस सीट पर मैं बैठा हूँ उस पर कोई दूसरा नहीं बैठे? मेनली मैं तो यही सोचता हूँ, राइट। उसके बाद सेकेंड टाइम ये सोचता हूँ कि अगर आए भी तो कम डायमेंशन का है। दैट्स वाई कि स्टेरिक रिपल्सन नहीं फील हो, राइट। अभी तो ठीक है, जब कोरोना नहीं था तो टेकर वाले के लिए 4 की जगह पर 6 बैठाते थे। और 6 बैठाने का तरीका क्या होता था? तुम थोड़ा आगे चले जाओ, तुम थोड़ा पीछे आ जाओ, राइट। अपना ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करो। तो ये हो गया मास मास रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन? ग्रुप ग्रुप रिपल्सन। इसी को बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या बोलते हैं? ये कोई मजाक नहीं था, समझाने का तरीका था। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज सेकेंड पॉइंट के अंदर ही ये पॉइंट छुपा हुआ था। सपोज कीजिए कि सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, CH3 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 और इस कार्बन और इस कार्बन पे हम लोग दे दिया टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्या स्मॉल ग्रुप रहेगा या नाउ इट बिकम्स बल्की ग्रुप? बल्की ग्रुप। और ये हम लोग को पता है कि sp2 कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच रहता है वो कोप्लेनर होता है। लेकिन अब यहाँ पे इस रिपल्सन को कम करने के लिए मैं लिखवा दूंगा। तो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्सन। नाम क्या बोलिए तो? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन में ऑलवेज एनर्जी इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, बट रिपल्सन इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। तो कोई भी सिस्टम रिपल्सन में रहना चाहेगा या रिपल्सन को कम करेगा? रिपल्सन को कम करेगा बाय एनी मीन्स, राइट। तो एक्चुअल में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। डबल ऐसे रोटेशन पॉसिबल है क्या? बट ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म तो जानते होंगे। तो ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है, बट डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री नहीं है। तो एक्चुअल में इस रिपल्सन को कम करने के लिए इस बॉन्ड के अबाउट एक रोटेशन होता है। किसको कम करने के लिए? स्टेरिक रिपल्सन। उस रिपल्सन का नाम क्या? चार्ज रिपल्सन या स्टेरिक रिपल्सन? स्टेरिक रिपल्सन। तो ये भी एक इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का 5 कैटेगरी: हाइपर कंजम्पशन, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक एंड स्टेरिक इफेक्ट, राइट। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए कोई बात। तो यहां देखिए, तो अगर इसको रोटेट करेंगे तो अब ऐसा नहीं करना है कालिदास जैसा कि सर दोनों को रोटेट कर देंगे। डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्या? या वन साइड इज कीपिंग कांस्टेंट और दूसरे को रोटेट करेंगे? वन साइड इज कीपिंग कांस्टेंट और इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने से फायदा सर स्टेरिक रिपल्सन कम हो गया। बट स्टेरिक रिपल्सन कम होने के चक्कर में दूसरा चीज भी कम हो गया। बोलिए क्या? रिजोनेंस। क्या कम हो गया? बोलिए कैसे? सर ऐसे था नहीं, ये क्या था? प्योर ऑर्बिटल ऐसे था। मेरा मार्कर को पीजेड मानिए, ये प्योर राइट। आई भी कैसा था? ऐसे। बट जैसे ही इस पार्ट को रोटेट करते तो साथ में ये भी तो रोटेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रोटेट कर जाएगा। तो पहले ऐसे रहना चाहिए था रिजोनेंस के लिए, बट ड्यू स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए ये थोड़ा ऐसे रोटेट कर गया। तो क्या अब रिजोनेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन आज के क्लास से पहले में है, अभी इस आज से पहले तो पूरा रिजोनेंस करते हैं सर, दोनों तरफ, फ्रॉम बोथ साइड। ये भी होमोएटॉमिक है, अभी होमोएटॉमिक, बट आज के बाद नहीं करेंगे। तो समझ गया कि क्या इंपॉर्टेंस था कंडीशन का। तो इस पर क्वेश्चन मैं दूंगा, आएगा भी और दूंगा भी। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या था कि सिर्फ इज इट कंपलसरी कि सिर्फ कंजुगेशन होना ही रिजोनेंस के लिए सफिशिएंट है, या सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए? सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो प्योर ऑर्बिटल है शुड बी कोप्लेनार,
बट कोप्लेनर कब रहेगा? जब स्टेरिक रिपल्सन उसमें नहीं हो रहा है। देखिए पहले एक लाइन लिखिए तो, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एराइजेज, स्टेरिक इफेक्ट एराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ, स्टेरिक इफेक्ट एराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ टू बल्की ग्रुप, ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ टू बल्की ग्रुप। Steric effect arises due to closeness of two bulky group. इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में देयर इज नो रेजोनेंस। कोई पूछेगा क्यों, तो क्या बोलिएगा? अपने लैंग्वेज में मुझे आंसर बताइए। मैंने आंसर पहले बता दिया कि देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड इवन इफ लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, देन व्हाट द रीजन? तो ऐसे बोलना है कि सर यहाँ पे टू टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है जो एडजेसेंट कार्बन पे है, उसके वजह से देयर इज ए रोटेशन, पूरा बात बोलेंगे ना, देयर इज ए रोटेशन अबाउट दिस सी एंड सी, दिस सिंगल बॉन्ड, उस रोटेशन की वजह से दोनों पाई बॉन्ड का कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? प्योर पी बोले या पाई बॉन्ड का कोप्लेनिटी बोले, अलग बात है सेम बात? सेम बात। कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय हो गया, तो जब कोप्लेनार ही नहीं रहा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो लिखिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद से एक्सप्लेन कीजिए। खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना जो मैंने समझाया। ऑनलाइन के स्टूडेंट भी लिख लीजिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। लिखना नहीं है, मतलब एक्सप्लेन करना है। देखिए शॉर्टकट में TBU लिखने से आप लोग काम चला लीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। TBU का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? टर्सरी ब्यूटाइल। इस एग्जांपल में संजय रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? आपके एक और फ्रेंड थे ना, वो कहाँ हैं? अच्छा, यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ये टर्सरी ब्यूटाइल क्या एकदम एडजेसेंट कार्बन पे है, आप दूर कर दिए, तो यहाँ पे आप देयर इज नो स्टेरिक रिपल्सन, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन खत्म कर दिए, तो ऑब्वियसली इसमें रोटेशन का चांस रहेगा क्या? इसमें रोटेशन कोप्लेनिटी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों? यहाँ भी तो एक ग्रुप है, यहाँ भी एक ग्रुप है, तो बोला है कि यहाँ पे ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे था, तो एडजेसेंट कार्बन पे होने की वजह से दोनों के बीच में क्या हो रहा था? स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन कैसे अराइज होता है? ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ टू स्मॉल ग्रुप या टू बल्की ग्रुप, टू बल्की ग्रुप। बट यहाँ पे ऐसा हम लोग स्टेरिक रिपल्सन फील नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए बोलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इसका तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं। यहाँ रेजोनेंस होगा?
इसके यहाँ देखिएगा, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली ऑर्थो पोजीशन पे आप आयोडीन, क्या सोच रहे हैं सिर्फ आई या बहुत बड़ा ग्रुप? आयोडीन यानी बल्कि ग्रुप। आयोडीन क्या है? स्मॉल ग्रुप या बल्कि ग्रुप? तो नहीं था कि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन अराइज हो गया, यहाँ भी स्टेरिक रिपल्सन अराइज हो गया। तो उस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए, और यहाँ देखिए ए लोन पेयर, पॉइंट नोटेड, लोन पेयर रेजोनेंस में आकर कौन सा बॉन्ड बनाता है? फिर से एक बार, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सिग्मा तो पहले से ही रहता है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस प्योर पी में जाएगा। कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास भी प्योर पी। तो अगर ए लेट अस सपोज ए लोन पेयर पीजेड में है तो इस कार्बन को भी पीजेड होना पड़ेगा, बट वो स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए रोटेट करेगा। तो मान लो दिस रिंग इज कीपिंग कांस्टेंट, तो अगर ये रोटेट करता है तो नाइट्रोजन के साथ ए भी, तो पीजेड भी तो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। दैट्स भाई क्या कोप्लेनर रहा? लोन पेयर और पाई बॉन्ड आपस में कोप्लेनर नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टकट में हुआ कि जो दो सिस्टम आपस में रेजोनेंस कर रहा है उसका एडजेसेंट पोजीशन पे आप उसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट कर दिए तो रेजोनेंस होने का चांस नहीं होगा। तो बोलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बोलिए रेजोनेंस होगा, रिंग के अंदर सिर्फ होगा, रिंग को आपने थोड़ा मुड़ा है, रेजोनेंस होगा। अब इसमें क्वेश्चन होगा रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो बोला होगा, बट लोन पेयर और रिंग के बीच में नहीं होगा। सिर्फ कहाँ होगा? विद इन द रिंग। जितना मैंने बोला उसको लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल के लिए। तो सर इस पे और क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ देखिएगा, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन में आएगा कि दो एग्जाम्पल में इट इज कॉल्ड व्हाट? एनिलीन, पिरिडीन या एनिलीन? एनिलीन। पूछा जाएगा कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, कौन सा लेंथ? बॉन्ड लेंथ। इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा? इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा, किसके बीच में? कार्बन नाइट्रोजन। इसको अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट यहाँ देखिए, यहाँ पे तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा? पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ। तो क्वेश्चन पूछने वाले यहाँ से पूछेंगे, अब उस टाइम पे पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन था कहाँ का। नहीं, क्वेश्चन वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट कर लेंगे और आपको असाइनमेंट में वो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप लोग क्या कीजिए, पूरा रामायण कहानी सुनकर रेडी रहिए, पूरा स्टोरी जान गए। अब पूछा जाएगा सीता जी कौन है, वो मत देख रहे सीता जी कौन है, पूरा तो हो गया। दैट्स वाई ये पूरा हम लोग थीम जान गए। अब उस पर जैसे भी क्वेश्चन पूछने वाला घुमाकर क्वेश्चन पूछे, राइट? इसमें पूछे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर होगा, लेकिन लोन पेयर नहीं करेगा। फिर पूछे बॉन्ड लेंथ, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। या फिर पूछे कि किसके कौन सा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट इसमें रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो स्टोरी अलग अलग था या सेम बात से रिलेटेड था? सेम बात से। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें नो रेजोनेंस, आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलिए 1। हाइड्रोजन से यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के, इसमें जितना भी हाइड्रोजन है उसके पास अब अनपेयर्ड है या नाउ ऑल आर बिकम्स पेयर्ड अप? सबने बॉन्ड बना लिया ना, सबने बॉन्ड बना लिया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। तो इसमें किसी हाइड्रोजन के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। और इसमें सारे कार्बन कितना कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर ऑल्सो पेयर्ड अप।
तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। ये थर्ड पॉइंट में लिखवाया था कि इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें आप सबके लिए पहले से मैं एक रिमार्क दिया था कि बाकी क्लास छोड़ सकते हैं, 1-2 क्लास, रेजोनेंस का क्लास मत छोड़िएगा। और अगर क्लास छोड़ के अगर मुझे बोलिएगा तो ठीक है, मैं तो वीडियो तो मेरा ड्यूटी है भेजने का, बट वो कंटिन्यूटी रहेगा नहीं। और एक बार रेजोनेंस गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा ऑर्गेनिक अगला 4 महीना तक पीछे पीछे भागते रहिएगा। इसलिए बाई हुक एंड बाई क्रूक अभी मत सोचिएगा अच्छा ठीक है 1 आवर का ही तो क्लास है, तो दवा तो थोड़ा सा ही होता है ना, छोटा सा, बीमारी बड़ा होता है। इसलिए 1 आवर क्लास में ही तो ऐसा थोड़े कि रुके रहते हैं, बहुत सारा पॉइंट बताते चल रहे हैं। और उसी से आज से 4 दिन पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करने आता था, आज उसका आप मास्टर हो गए। अब ड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम बता सकते हैं एक्सेप्टर कौन है, डोनर कौन है, राइट। तो जो मैंने 10 साल में पढ़ाते पढ़ाते जो शॉर्टकट ट्रिक सीखा, जो उसको मैं चाह रहा हूँ कम टाइम में आपको इम्पार्ट कर दूँ, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब उसमें डेली वीडियो अपलोड हो जाता है, बट प्लेलिस्ट अपडेट करना तो वही एक तो काम है नहीं, और भी काम है। तो आपके पास मिल जाएगा, बट उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है आज का पढ़ाया हुआ कल अगर वीडियो आपको नहीं मिला, आज आपने क्लास छोड़ दिया, देन व्हाट, एक आध दिन एक्सक्यूज हो सकता है, बट क्लास कंटिन्यू करते रहिए। इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड? वेरी गुड। देखिए तो स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि कितना पेयर है, देखिए तो 4 पेयर अलग अलग है। अभी ऐसे है, अब 4 पेयर को ऐसे सजा दिए। यहां पे कितना पेयर, यहां पे कितना पेयर था? 4। यहां पे कितना पेयर? तो पेयर का अरेंजमेंट अलग हुआ, बट पेयर अनपेयर दिखाए क्या? या अभी भी पेयर अप ही है। तो 1 कंप्लीट एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है? 2। वेरी गुड। तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन था, तो आपने पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करके लेकर गया या पेयर को पेयर बनाकर ही लेकर गए? पेयर को पेयर बनाकर ही लेकर गए हैं। और यहाँ पे कितना? इसको भी पेयर बनाकर लेकर गए हैं। और 1 नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सर अनपेयर्ड तो किए ही नहीं, यहाँ पे अनपेयर्ड 0 था, इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन था ऑल आर पेयर्ड अप, ऑल आर। तो सर वो पेयर्ड अप क्या? तो बॉन्ड पेयर था। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज लोन पेयर रहे? मैंने आपको बोला था कि पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड। ऐसे भी क्रॉस चेक कर लीजिए, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? सर 3, एक लॉस हो गया ना। कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऑल आर पेयर्ड अप, बॉन्ड बनाकर। इस कार्बन, ये सब भी पेयर्ड अप। इस कार्बन के पास तो सर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब यहां भी अनपेयर्ड कितना? 0। करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब यहां देखिए, अब एक सिचुएशन में इमेजिन कर रहा हूं कि इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में होमोलिटिक ब्रेकेज होता है। ये मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। एक कार्बन और एक कार्बन अपना अपना बॉन्ड डिवाइड कर लिया, पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। और एक कार्बन और एक कार्बन भी अपना डिवाइड कर लिया, और ये दोनों आपस में अब बॉन्ड बना लेता है, समथिंग लाइक दिस। मैं नहीं बोला हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन,
ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज किसी वजह से यहाँ भी होमोलिटिक ब्रेकेज, ऐसा होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो मेरा थर्ड है, तो आज से पहले अगर आपको ये चीज़ नहीं समझाते तो आप तो एक डिफिनेशन को याद रखते कि राकेश सर ने सिखाया, या जी कल भी ऐसा ही काम किया था। तो आदमी एक बार मिस्टेक करता है, चलो माफ़ है, सेकेंड टाइम सीख लेना चाहिए। अब सोचिए कि मैं पूरा क्लास पढ़ा के निकलता और वीडियो नहीं बनता, दोबारा हिम्मत करेगा रिकॉर्डिंग करने का? थैंक यू सो मच। चलिए अभी ठीक है, देखिए तो ओके। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? रेजोनेंस का कंडीशन, 3 कंडीशन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोप्लेनार, और उसके बाद सेम टाइप ऑफ प्योर पी जो फर्स्ट था, सेकेंड था कोप्लेनार, और कोप्लेटिक कैसे डिस्ट्रॉय होगा? स्टेरिक रिपल्सन से। और थर्ड क्या था? ऑल आर एस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड। अगर ऐसा नहीं दिखता है मतलब ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर